हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी कड़ी में देखो, अपन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज अपन चर्चा करने वाले मूल्यांकन अधिकारी का जो पेपर है, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में करवाए थे। तो उसी पेपर में आगे बढ़ते हुए जो राजस्थान जी के रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, उनको अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप देखो कि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें आरपीएससी के पेपर भी हैं आपके, और आरएसएसबी बोर्ड के भी पेपर आपको मिल जाएंगे। और अच्छे से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और आज का पेपर देख लेते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन तक करवा दिया था, 11 से स्टार्ट करना है, तो 11 पे चलते सीधे अपन। ये पिछले मैंने करवा दिए थे, यहाँ से स्टार्ट है आपका। तो इनको देख लेते हैं, इनको हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? तो इसकी मैं बात करूँ तो देखो, सुंदरदास जी भी है, रजब जी भी है, आपके जन गोपाल भी है, लेकिन दयाबाई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाबाई। दयाबाई और एक आपकी है सहजोबाई। सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई का जो संबंध है ना, वो चरणदास जी से है। यानी दयाबाई और सहजोबाई जो संत चरणदास जी हैं, उनके शिष्य है। बाकी मैं बात करूँ संत दादू दयाल के और शिष्यों की, तो देखो, एक तो हो गया आपके कौन से, जैसे कि एक तो सुंदरदास हो गए, एक रजब जी हो गए, एक जन गोपाल। सुंदरदास के अलावा मैं बात करूँ तो एक गरीबदास हो गया आपके। कौन से दास? गरीबदास। गरीबदास के अलावा मैं बात करूँ तो एक हो गया आपके मिस्कीन दास। कौन से? मिस्कीन दास। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपके एक हो जाएंगे माधो दास। माधो दास जी। ठीक है, माधो दास जी। क्लियर? गरीबनाथ, सॉरी, गरीबदास, मिस्कीन दास और माधो दास, सुंदर दास, रजब जी, जन गोपाल। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक थे आपके बखना जी। कौन थे? बखना जी। बखना जी। ठीक है। इनके अलावा मैं बात करूँ तो एक आपके हो जाएंगे जगन्नाथ जी। कौन? जगन्नाथ। तो ये आपके संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा वैसे तो संत दादू दयाल के कितने शिष्य थे? तो संत दादू दयाल के 152 शिष्य थे। कितने टोटल? 152 शिष्य थे। ठीक है। और उसमें से प्रमुख 52 शिष्य हुए थे। उन्हीं 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का कबीर। और दूसरा शंकराचार्य भी अगर आपसे पूछ लिया जाओ, तो दूसरा जो शंकराचार्य है वो भी संत दादू दयाल को कहा जाता है। क्या भाई? दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हो। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। तो देखो, बबाई की मैं बात करूँ तो बबाई तो आपके झुंझुनू में पड़ती है। बैराट आपके जयपुर में। ये दोनों उत्तरी अरावली की चोटी है। रघुनाथगढ़ ये भी उत्तरी अरावली में। डोरा जो है ये दक्षिणी अरावली की चोटी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। डोरा जो कि आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी झालोर में पड़ती है, ये दक्षिणी भाग में शामिल है। बबाई चोटी जो कि झुंझुनू में पड़ती है, इसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 780 मीटर है। ठीक है। बैराट की मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 704 मीटर है। डोरा की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो कितने मीटर है? 869 मीटर है। और ये पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है डोरा। डोरा क्या पड़ती है? हल्की से आपके दक्षिणी पश्चिम के साइड में पड़ती है, दक्षिणी पश्चिम में, इसलिए फिर ये पश्चिम की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और रघुनाथगढ़ जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1055 मीटर आपकी ऊंची है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आपकी जो प्रमुख चोटियाँ थी, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा देखो, मैं और आपसे चर्चा करना चाहूँ तो देखो, राजस्थान में जो है अरावली की 10 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहली है आपकी कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी होगी भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 1722 मीटर है। ठीक है। कई बुकों में आपको 1727 मीटर मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक आपको 1722 को ही माना। क्लियर? दूसरी आपकी सैर। सैर जो चोटी है वो सिरोही के अंदर पड़ती है।
ठीक है। गुरु शिखर भी सिरोही में है, शहर भी सिरोही में। शहर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है भाई। कितनी है? 1597 मीटर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो आपकी देलवाड़ा है भाई। कौन सी है? देलवाड़ा या दिलवाड़ा, ये भी आपके सिरोही में पड़ती है। इसकी ऊंचाई की मैं अगर बात करूँ तो इसकी ऊंचाई है आपकी 1442 मीटर। कितने ऊंचा है? 1442 मीटर ऊंची है। इसके अलावा देखो, चौथी सबसे ऊंची चोटी जो राजस्थान की वो है जरगा। कौन सी है? जरगा, जो कि कहाँ पड़ती है? तो जरगा आपकी कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 1431 मीटर है। कितनी मीटर ऊंची? 1431 मीटर आपकी ऊंची है। फिर आती है आपकी अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़, 5वें नंबर सबसे ऊंची चोटी। अचलगढ़ की मैं ऊंचाई की बात करूँ तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380 मीटर है, और ये आपके सिरोही के अंदर पड़ती है। फिर आपका आता है कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की मैं ऊंचाई की बात करूँ तो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1224 मीटर है। कितनी? 1224 मीटर। ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ 7वें नंबर की चोटी है, तो वो धोनिया है भाई। 7वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धोनिया है, और ये आपके उदयपुर में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई आपकी जो है 1183 मीटर है। ये चोटी आपकी बहुत कम सुनी होगी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर 8वें नंबर की अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो आ जाती है वो रघुनाथगढ़ है। कौन सी? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में पड़ती है, 1055 मीटर ऊंची है। क्लियर। फिर मैं बात करूँ 90वें नंबर की चोटी तो आपकी ऋषिकेश है। कौन सी है भाई? ऋषिकेश। ये एग्जाम में पूछी हुई भी है, इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ पड़ती है? तो ऋषिकेश आपके सिरोही के अंदर पड़ती है, 1017 मीटर ऊंची है। ठीक है। फिर आपकी आती है 1001 मीटर कमलनाथ चोटी। कौन सी? कमलनाथ। कमलनाथ जो चोटी पड़ती है उदयपुर में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। तो मैंने अरावली पर्वत की 10 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बिल्कुल आपसे चर्चा की है। यहाँ से कई बार आपके एग्ज़ाम में सवाल बनता है, तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सवाल की जो है, इन चोटियों की ऊंचाई ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि सवाल इस तरह से बनता कि इन चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जोड़ाइए, या फिर अवरोही क्रम या आरोही क्रम में इन्हें सेट कीजिए। ये सवाल आपका एग्जाम में बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर, इन शिखरों की ऊंचाई को उन ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि मैंने कहा ही था, सवाल बनता है, ऐसा बनता है आपका। ठीक है, देख सकते हो। गुरु शिखर आपके 1722, अचलगढ़ आपके 1380, देलवाड़ा की बात करूँ 1442, शहर की बात करूँ 1597, कुंभलगढ़ की बात करूँ 1224। अब जमा लो आप। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसने कौन सा क्रम का? घटते हुए क्रम में कहा। ठीक है, घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर यानी आपका हो जाएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ए के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा डी के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा सी। सी नहीं, सॉरी, सी तो हो गया, हाँ, सी यानी दिलवाड़ा, ADC। सी के बाद अगर मैं बात करूँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी, तो फिर आएगी आपके अचलगढ़। बी के बाद फिर आपका ई, यानी इसका जो सही क्रम हो जाएगा ADCBE। देखो कौन सा ऑप्शन में ADCBE है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आपको दिया हुआ। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पठार राजस्थान के आबू से लगा हुआ है? तो इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो, आपका जो उड़िया का पठार है ना, जिसे उड़िया का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़िया का पठार भी कहा जाता है। यही पठार है जो आबू से लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। उड़िया या उड़िया का पठार जो है आपका, ये माउंट आबू से लगा हुआ है। अब देखो, अगर मैं राजस्थान के कुछ प्रमुख पठारों की आपसे बात करना चाहूँ तो देखो, सबसे पहले तो हो गया आपका उड़िया का पठार, जैसा कि इसमें दिया हुआ भी है। उसके बाद एक आपका आबू का पठार। उड़िया का पठार और आबू का पठार, ये दोनों ही माउंट आबू सिरोही पे पड़ता है। आपके कहाँ पड़ता है? एक आपका राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट पठार है जो बार बार एग्जाम बनता है, भोराट का पठार। ये आपका राजसमंद उदयपुर के मध्य फैला हुआ है। एक आपका है ऊपरमाल का पठार। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार की बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य आपका फैला हुआ है। फिर एक है आपका लसाड़िया का पठार। ये लसाड़िया का पठार, ज़्यादा हिस्सा तो इसका उदयपुर में है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा इसका प्रतापगढ़ में भी है, इसलिए उदयपुर से प्रतापगढ़ के मध्य फैला हुआ लसाड़िया का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार भी है। फिर आपका आता है मैसा का पठार। कौन सा पठार आता है? मैसा का पठार। मैसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ। फिर आता है आपका काकनवाड़ी का पठार। काकनवाड़ी का पठार आपका अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
अलवर में। फिर एक आता है आपका मानदेसरा का पठार, कौन सा? मानदेसरा का पठार जो कि बैसरोडगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है। एक है आपका छप्पन का पठार जो कि आपके कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। छप्पन का पठार आपका कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। ये राजस्थान के प्रमुख पठार मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। उड़िया के पठार की मैं ऊंचाई करूँ तो 1360 मीटर ऊंचा है भाई उड़िया का पठार। सॉरी मैंने ऊपर माल पे लगा दिया। उड़िया का पठार आपका कितना ऊंचा? 1360 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और जबकि आबू के पठार की बात कर लो तो आबू का पठार आपका 1200 मीटर ऊंचा है। कितना? 1200 मीटर आपका ऊंचा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी झील या कौन सा झील डैबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखते हैं आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा अपन देख लेते हैं। अनूप सागर झील को बिल्कुल डैबर झील नहीं कहा जाता, कोलायत को भी नहीं कहा जाता, कैलाना को भी नहीं कहा जाता। राजसमंद झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी जय संबंध झील, राजसमंद बोलनी मैंने बोल दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जय संबंध झील को ही डैबर झील के नाम से आपका जाना जाता है। देखो अगर डैबर झील के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो देखो जय संबंध झील का जो निर्माण है ना वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने, आपको याद रखना। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1687 से 1687 से 1791 के मध्य गोमती नदी का पानी रोककर आपके जय संबंध झील का निर्माण करवाया गया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगर मैं बात कर लूँ, देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, ये झील जो है ना राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील, आपको बिल्कुल याद रखना, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और भारत की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है, जो कि आपके कहाँ पड़ती है, जिसे भाखड़ा बांध भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी पड़ती है। और जयसमंद झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। तो इस झील में एक तो आपकी गोमती नदी, याद रखना आपको, एक तो आपकी गोमती नदी आती, एक आपकी जांवरी नदी आती। कौन सी नदी? जांवरी। एक जांवरी नदी और एक आपकी बागर नदी। कौन सी नदी आती है? बागर नदी, ठीक है। तो ये नदियाँ जो है अपना जल कहाँ उड़ेलती है? तो जय संबंध झील के अंदर उड़ेलती है। इसी जय संबंध झील के अंदर मैं बात करूँ तो कुल कितने टापू है? 7 टापू बने हुए हैं आपके, ठीक है। उसमें से कौन लोग रहते हैं? जिनमें भील और मीणा लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू की बात करूँ तो बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू। और सबसे छोटे टापू की बात करूँ तो प्यारी नाम से आपका सबसे छोटा टापू यहाँ पर बना हुआ है। इसी झील से देखो 2 नहरें भी निकाली गई हैं। एक तो श्यामपुरा, एक तो आपकी श्यामपुरा हो जाएगी, दूसरी आपकी भाट हो जाएगी, ठीक है। भाट नहर और श्यामपुरा नहर जो निकाली गई है वो कहाँ से निकाली गई है? तो वो आपके जय संबंध झील से निकाली गई है। इसके अलावा देखो मैं बात करूँ तो इसी झील के ऊपर आपका आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी बना हुआ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसी झील के किनारे निकट पहाड़ी पर आपकी रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो नाली नुमा अपर्दन की मैं बात करूँ तो नाली नुमा जो आपका अपर्दन पाया जाता है ना वो सबसे ज़्यादा कोटा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोटा के अंदर पाया जाता है। अब देखो नाली नुमा अपर्दन आपका होता क्या है? ये अपर्दन जो होता है ना, नाली नुमा अपर्दन, नदियाँ या सहायक नदियाँ या लघु नदियाँ जो होती है वो नाले के जल के बहाव से होता है, ठीक है। जब जल बहता है तो इनकी धाराएं मिट्टी की ऊपरी जो आवरण है उसको हटाने के बजाय कुछ गहराई तक काटकर गहरे गड्ढे और नालियाँ बना देती है। इसे ही आपका नाली नुमा अपर्दन कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इससे भूमि में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ तो आपको याद रखना है, उत्खात स्थलाकृति इसी कारण आपकी बनती है, ठीक है। गड्ढों के कारण आपकी जो उत्खात स्थलाकृति बन जाती है, विशेष सबसे ज़्यादा करौली में बनी हुई है। और चंबल रिवर के किनारे आपको सबसे ज़्यादा उत्खात स्थलाकृतियाँ मिलती है। एक सवाल कई बार एग्जाम में बना हुआ। और इसी नदी के किनारे आपका बीहड़ भी बना हुआ है, यानी घना जंगल बना हुआ दोनों किनारे पर। चंबल नदी के दोनों किनारों पर आपका बीहड़, ठीक है, जहाँ पर डाकू लोग रहते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, कोटा से बारां के मध्य जंगलों को कुंवारी बीहड़ कहा जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? कुंवारी बीड़ी, जो कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है काली सिंध जो नदी है ना उसके आसपास के क्षेत्र को। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लूँ तो
राज्य में कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली जिले में होता है। कौन सा अपर्दन? नालीनुमा अपर्दन, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक नालीनुमा अपर्दन जो है चंबल नदी पर होता है। अभी कौन सी नदी में होता है? चंबल नदी, ठीक है। आपको याद रखना, सर्वाधिक नालीनुमा या अवनालिका अपर्दन जो है करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली जिले में, आपको बिल्कुल याद रखना। और बीहड़ की रानी भी किसे कहा जाता है? तो करौली जिले को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है। तो कोपेन की AW प्रकार की जो जलवायु है वो कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले मैं राजस्थान का मैप बना देता हूँ। ये राजस्थान का मैप है आपका, ये राजस्थान का मैप है। क्लियर? अब देखो, मैं बात कर लो आपके यहाँ के उत्तरी पार्ट की, जहाँ जैसलमेर है आपका, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी है। यहाँ पर जो आपकी जलवायु पाई जाती है वो BWHW पाई जाती है। कौन सी? BWHW। यहाँ पर मैं औसत वर्षा की बात करूँ तो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि BWHW का जो प्रतिनिधित्व जिला है वो बीकानेर है। और BWHW को हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। अब ये आपके अरावली के इधर आपका अर्ध शुष्क मैदान है। तो अर्ध शुष्क मैदान में जो आपकी जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें आपका बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जयपुर, फलोदी, जयपुर ग्रामीण, पाली, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू, ये सारे ही जिले इसके अंदर शामिल है आपके BSHW को कहा जाता है अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु। यह औसत वर्षा जो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो प्रतिनिधित्व करता जिला है वो नागौर है। इसके अलावा मैं AW प्रकार की जलवायु की बात करूँ तो देखो, हल्का सा आपका सिरोही के बाद नीचे आ जाओ आपका उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और इधर आ जाओ झालावाड़, थोड़ा कोटा और थोड़ा बारा। ये आपके AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। या औसत वर्षा की बात करूँ तो 80 से 90 सेंटीमीटर है, और AW जलवायु का जो प्रतिनिधित्व जिला है वो बांसवाड़ा है। अब बाकी पार्ट जो आपका बच गया उसमें पाई जाती है CWG। कौन सी जलवायु? CWG प्रकार की जलवायु। तो CWG प्रकार की जलवायु को कहते हैं उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु। औसत वर्षा 60 से 80 होती है। प्रतिनिधित्व जिला आपका टोंक है। इसमें आपका टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर का डीग, धौलपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ये सारे ही जिले आपके जो किस में शामिल है? CWG यानी उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु कोपेन के अनुसार। तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये कोपेन का वर्गीकरण बता दिया मैंने, प्रतिनिधित्व जिला भी बताया, औसत वर्षा भी बताइए, ठीक है, कौन से जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो कम वायुदाब जो बनता वो बनता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बनता? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनता। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु की बात करूँ राजस्थान में तो ये मार्च से मध्य जून तक होती है, और तापमान जो रहता 45 डिग्री से लेकर आपका 50 सेल्सियस डिग्री तक रहता है, ठीक है। और औसत तापमान की बात करूँ तो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में एक हवा चलती है जिसे लू कहते हैं। लू क्या होती है? तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक गर्म और शुष्क जो हवा चलती है उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसके अलावा देखो, आपके ग्रीष्म ऋतु में आंधियाँ भी चलती है, और सर्वाधिक आंधियाँ जो चलती है ना वो गंगानगर में चलती है। कहाँ चलती है सर्वाधिक आंधियाँ? गंगानगर के अंदर चलती है, बिल्कुल। और सबसे कम आंधी अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम आंधियाँ कहाँ चलती है, तो झालावाड़ के अंदर सबसे कम आंधियाँ चलती हैं। और इसी ग्रीष्म ऋतु के अंदर देखो एक भभूलिया आता है। भभूलिया क्या आता है भाई? भभूलिया एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है। भभूलिया क्या होता है तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्या गर्मी के दौरान जो छोटे छोटे क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जो वायु के जो चक्रवात होते हैं ना, भंवर, उन्हें भभूलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और भभूलिया के बाहर तो वायुदाब अधिक होता है, लेकिन अंदर का जो वायुदाब होता है ना वो कम होता है। ऐसे घूमता ही, ऐसे घूमता 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 रहता है। तो बाहर तो वायुदाब अधिक होता है, लेकिन अंदर का वायुदाब इसका कम होता है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ गर्मियों के बारे में। आपको देखो, एक है आपका तवा। तवा रोटी पोने वाला तवा नहीं है, ध्यान रखना। ये तवा कौन सा होता है? तो पश्चिमी राजस्थान में जेठ के महीने में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं ना उन्हें तवा कहा जाता है, ठीक है।
और जून के महीने की बात कर लूँ तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी जून के महीने में पड़ती है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। समझ में आया भाई, दिन के 12 से 3 बजे का जो समय होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपको ग्रीष्म ऋतु के दौरान सर्वाधिक गर्मी आपके चूरू के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? चूरू के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला आपका बीकानेर है, लेकिन वर्तमान में जो हो गया आपका चूरू हो गया। पहला आपका बीकानेर था, वर्तमान में चूरू हो गया। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क और सबसे गर्म स्थान जो कि फलोदी के अंदर पड़ता है। फलोदी अब नया जिला बन गया, पहले आपका जोधपुर के अंदर था। और जैसलमेर की बात कर लो तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान सर्वाधिक दैनिक तापांतर का होता है जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर के अंदर, और सबसे कम वायुदाब भी आपका कहाँ बनता है? जैसलमेर में ही बनता है। तो पूरा ग्रीष्म ऋतु का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, हर एक चीज़ आपको बता दी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बस आपको लगता है कि सर ने अच्छा कंटेंट बताया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों से शेयर भी कीजिएगा। और इससे भी बेहतर बेहतर क्लास मैंने इस चैनल पर बना रखी, एक बार आप पढ़ो तो सही, वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते अपन। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है, ये आपको बताना है। तो देखो सेवर की पहाड़ी से उद्गम स्थल जो है वो साबी नदी का है भाई, ठीक, बिल्कुल आपको याद रखना। सेवर की पहाड़ी जयपुर से आपकी साबी नदी निकलती है, जबकि काकनी नदी ये तो जैसलमेर में बहती। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काकनी या काकनी नदी ये कोटड़ी गांव की तहसील से जैसलमेर से निकलती है आपकी। मोरेल नदी की बात करूँ तो देखो 2 मोरेल नदियाँ राजस्थान में पाई जाती है। एक तो आपकी चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है बस्सी तहसील के पास से, और एक जो निकलती है दौसा जिले से निकलती है पीपलाज माता की पहाड़ियों से मोरेल नदी, ठीक है। और सोम नदी की मैं बात कर लूँ तो सोम नदी आप सभी जानते हो बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखो साबी जैसी राजस्थान में एक और नदी है जिसे सागी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागी। साबी और सागी में थोड़ा सा अंतर है। ये सागी जो नदी निकलती है ना आपकी जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ी से सागी नदी आपकी निकलती है, जो कि लूणी नदी की सहायक नदी है सागी, ठीक है। बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। अंत्य प्रवाही नदी है, तो बिल्कुल बात करूँ तो देखो अंत्य प्रवाही नदी जो है ना आपकी वो कांतली नदी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से आपकी कांतली नदी निकलती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तोरावटी कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। झुंझुनू को बराबर 2 भागों में बांटने वाली नदी कांतली नदी। अंत्य प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है आपकी कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसी कांतली नदी के किनारे आपके गणेश्वर सभ्यता फली फूली है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, जो कि वर्तमान में आपके नीम का थाना में चली गई। ये सभ्यता पहले सीकर में थी, अब वर्तमान में इसकी जो लोकेशन है वो आपके कौन से जिले में चली गई? तो नीम के थाने के अंदर चली गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।